आने वाले वक्त में बेरोजगारी और घरों की कमी ने लॉस एंजल्स को जुर्म के गढ़ में बदल दिया है। प्रिजन्स फुल हैं, तो खतरनाक मुजरिमों के लिए रेड जोन्स नाम के कैदखाने बनाए गए हैं। फिर भी फर्ज निभाते हुए कई पुलिस ऑफिसर्स रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार ने मर्सी नाम की अदालत बनाई, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जज का काम करता है। इससे लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ती और गुनाह के कुछ ही घंटों बाद फैसला सुना दिया जाता है। ये AI प्रोग्राम मानता है कि बंदा गुनहगार है और शक के दायरे में आए लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट ने 18 लोगों को मौत की सजा दी और जुर्म को 68% कम किया, जिससे अरबों टैक्स डॉलर्स बचे और सुरक्षा का एहसास वापस आया। अदालत के अंदर डिटेक्टिव क्रिस कुर्सी से बंधा हुआ जाता है, जबकि सामने स्क्रीन पर मर्सी का विज्ञापन चल रहा होता है। अचानक AI मजिस्ट्रेट मैडॉक स्क्रीन पर आती है और कहती है कि क्रिस का नशा उतर गया है, तो अब सुनवाई शुरू हो सकती है। वो बताती है कि वो लगभग 6 घंटे बेहोश था और उसे सच बोलने की कसम खाने को कहती है। मैडॉक्स खुलासा करती है कि उस पर अपनी बीवी के खून का इल्जाम लगा है। पुलिस बॉडी कैमरों की फुटेज दिखाती है कि एक स्क्वाड क्रिस के घर में घुसा। वहाँ उन्हें उसकी बीवी निकोल फर्श पर खून में लथपथ मिलती है और पास में उनकी बेटी ब्रिट रो रही होती है। निकोल को चाकू लगा है और जब पुलिस पूछती है कि हमला किसने किया, तो वो क्रिस का नाम लेती है। वो वीडियो देखकर दहल जाता है और अपना नाम सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। मैडॉक्स पॉइंट आउट करती है कि हमले के वक्त निकोल के साथ घर में सिर्फ क्रिस मौजूद था। AI को झूठा समझकर क्रिस इंटरनेट चेक करता है और देखता है कि उसके क्राइम की खबर हर हेडलाइन में है। रिपोर्ट्स में उसकी गिरफ्तारी और मर्सी प्रोग्राम के लिए उसके पुराने समर्थन का जिक्र है। क्रिस और उसके पार्टनर जैक ने किलर डेविड को पकड़ा था, जो मर्सी सिस्टम द्वारा सजा पाने वाला पहला मुजरिम था। फिर मैडॉक्स उससे पूछती है कि वो अपना जुर्म कबूल करता है या नहीं। जवाब में क्रिस कहता है कि वो बेगुनाह है। हालांकि सबूतों को देखकर AI ने नतीजा निकाला है कि 87.5% संभावना है कि वो गुनहगार है। मौत से बचने के लिए उसे ये नंबर 92 तक लाना होगा, जिसके लिए उसे बचाव के लिए 90 मिनट मिलेंगे। उसे पूरे लॉस एंजल्स म्यूनिसिपल डेटाबेस को यूज करने की इजाजत मिलती है, जहां कानूनन हर इंसान और कंपनी के डिवाइसेस कनेक्ट होना जरूरी है। अगर वो नाकाम रहा तो कुर्सी उसे एक जानलेवा साउंड वेव से मार देगी। जैसे ही स्क्रीन पर टाइमर आता है, मैडॉक सबूतों की जांच शुरू करती है। क्रिस अपने काम पर 8:51 पर पहुंचा, लेकिन वो अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। काम पर जाने के बजाय वो वापस अपने घर चला गया। निकोल ने उसे अंदर आने से मना कर दिया और मांग की कि वो सिर्फ वकील के जरिए बात करें। गुस्से में दरवाजा खोलने से पहले क्रिस ने कैमरा तोड़ दिया। मैडॉक्स फुटेज तेज करती है, ये देखते हुए कि क्रिस 26 मिनट तक अंदर रहा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद ब्रिट घर आई। ऑटोपसी के नतीजे बताते हैं कि निकोल को किसी सीधे हाथ वाले आदमी ने चाकू मारा, जिसका एक ही वार रीढ़ की हड्डी तोड़ने और लिवर को चीरने के लिए काफी था। क्रिस के कपड़ों पर निकोल के ताजा खून के निशान पाए गए थे। घर से निकलने के बाद क्रिस शराब पीने बार गया, जिससे वो इनकार करने की कोशिश करता है। बार की सिक्योरिटी फुटेज में धुत क्रिस पुलिस से लड़ता दिखता है जब वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसने क्रिस को भागने और एक अनजान आदमी की कार चुराने से नहीं रोका। हालांकि ऑफिसर्स ने उसे दबोचा और पकड़ लिया। क्रिस को इन घटनाओं का कुछ भी याद नहीं, जिसका जिम्मेदार मैडॉक्स उसकी शराब की लत को मानती है। वो ब्रिट से बात करने को कहता है, लेकिन ट्रायल सिर्फ गवाहों के बयान की इजाजत देता है और बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता। फिलहाल वो अपने नाना नानी के पास रह रही है। मैडॉक्स कपल के अतीत की जांच करती है। क्रिस और निकोल ने 20 साल पहले डेटिंग शुरू की और 3 साल बाद शादी कर ली। उसके 1 साल बाद ब्रिट पैदा हुई। उनकी जिंदगी खुशहाल थी जब तक क्रिस का पार्टनर रे ड्यूटी पर नहीं मरा, जिसने क्रिस को वापस शराब की तरफ धकेल दिया। इसने धीरे धीरे परिवार को बर्बाद कर दिया, जिससे निकोल तलाक के बारे में सोचने लगी। परिवार और दोस्तों के साथ मैसेजेस दिखाते हैं कि पिछले 6 महीनों में क्रिस को 57 बार गुस्से के दौरे पड़े। एक और वीडियो में ब्रिट एक ऐसे आदमी से बात करती दिखती है जिसे क्रिस नहीं जानता। पता चलता है कि ब्रिट के गुप्त सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहां वो अपने क्लब के कपड़े दिखाती है। वो एक दोस्त को बताती है कि उसकी माँ रो रही है और उसके पिता अक्सर गुस्सा रहते हैं। अचानक ब्रिट परेशान होकर क्रिस को कॉल करती है, जिससे वो कसम खाता है कि उसने निकोल को नहीं मारा और उसकी गिरफ्तारी एक गलती है। बदकिस्मती से ब्रिट के नाना उसे फोन काटने पर मजबूर कर देते हैं। मैडॉक्स क्रिस को चेतावनी देती है कि सिर्फ 1 घंटा और 8 मिनट बचे हैं। क्रिस जैक को कॉल करता है, जो अभी भी निकोल के मर्डर सीन पर काम कर रही है। जैक को घर दिखाने के लिए बोलने से पहले क्रिस स्क्रीन पर हर डॉक्यूमेंट चेक करता है। लोकेशन का एक होलोग्राफिक रिक्रिएशन सामने आता है। लिविंग रूम में फर्श पर एक टूटा हुआ वास पड़ा है। किचन में उन्हें ब्रिट के खून से सने पैरों के निशान और दीवार पर निशान मिलते हैं। मर्डर वेपन से मेल खाता एक चाकू होल्डर से गायब है। हैंडल पर क्रिस के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस को क्रिस के बाल, स्किन सेल्स और DNA भी मिले। फिर क्रिस
निकोल के फोन रिकॉर्ड्स चेक करता है, याद करते हुए कि लड़ाई के बाद वो किसी को टेक्स्ट कर रही थी। कोई भी टेक्स्ट या कॉल उस वक्त से मैच नहीं करता। तो क्रिस उसके वर्क फोन के बारे में पूछता है। दूसरे फोन के बारे में न जानते हुए मैडॉक्स क्रिस की हिस्ट्री में नंबर ढूंढती है और कॉल करती है। घर पर जैक एक रिंगटोन सुनती है और आवाज का पीछा करते हुए बाहर खड़ी एक कार तक जाती है। वो निकोल का फोन लेने के लिए खिड़की तोड़ती है और समझ जाती है कि ये एक बर्नर फोन है जो सिटी सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। डिवाइस पर सारे मैसेजेस एक दूसरे अनरजिस्टर्ड फोन पर गए थे। मैडॉक्स अनजान नंबर पर कॉल करती है और जैसे ही वो बोलती है सामने वाला फोन काट देता है। लोकेशन ढूंढने के लिए ये काफी है, जिससे जैक अपनी होवर बाइक पर वहां जाती है। इंतजार के दौरान मैडॉक्स को लगता है कि क्रिस को निकोल के राजों के बारे में पता था और उसे बताती है कि उसके गुनाह की संभावना 0.8% तक गिर गई है। सिग्नल एक होटल से आ रहा है जहां सस्पेक्ट पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रहा है। जैक 2 अन्य ऑफिसर्स के साथ उस एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए तेजी से जाती है जैसे ही पैट्रिक भागने की कोशिश करता है। पुलिस को देखकर वो वापस अंदर भागता है और पीछा शुरू होता है। मैडॉक्स उसकी फाइल निकालती है। उसकी पहचान एक शेफ के रूप में होती है जिसका किराया बाकी है और जिसके ऊपर 2 पुराने फ्रॉड केसेज है। पुलिस बिल्डिंग में पैट्रिक का पीछा करती है लेकिन वो उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर जैक एक ड्रोन लॉन्च करती है जो पैट्रिक को छत पर ढूंढ लेता है और ऑफिसर्स को उसे पकड़ने में मदद करता है। वो पैट्रिक को दबोचने और गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। पैट्रिक दावा करता है कि वो बेगुनाह है, ये कहते हुए कि वो भागा क्योंकि उसे डर था कि वो लोग उसे वैसे भी फंसा देंगे। क्रिस पूछता है कि निकोल उस जैसे आदमी के साथ क्यों इन्वॉल्व थी और पैट्रिक जवाब देता है कि उसने उसे वो दिया जो क्रिस नहीं दे सका। वो निकोल के साथ फ्लर्ट करने और कुछ डेट्स पर जाने की बात कबूलता है लेकिन बात उससे आगे कभी नहीं बढ़ी। वो प्राइवेट चैट्स चाहती थी इसलिए उन्होंने सीक्रेट फोन्स यूज किए। जब मैडॉक्स को उनकी डेट्स का वीडियो मिलता है जो उसकी कहानी की पुष्टि करता है तो पैट्रिक तर्क देता है कि वो पूरा दिन काम कर रहा था। सिक्योरिटी फुटेज साबित करती है कि वो वही था जिससे वो किलर होने की लिस्ट से बाहर हो जाता है। सिर्फ 53 मिनट बचे होने पर क्रिस के गुनाह की संभावना 98% तक पहुंच जाती है क्योंकि उसने निकोल को मारने का एक मोटिव दे दिया। मैडॉक्स क्रिस से उस दिन क्या हुआ था याद करने की कोशिश करने को कहती है। वो बताता है कि जब वो काम पर पहुंचा उसने देखा कि कार से उसकी शराब गायब थी और ये समझकर कि निकोल ने ली है वो वापस घर गया। उनकी लड़ाई हुई और क्रिस ने वास तोड़ दिया बस इसलिए क्योंकि निकोल को वो पसंद था। कांच के टुकड़ों से उसे चोट लगी जो उसके कपड़ों पर खून की थोड़ी मात्रा की वजह बताता है। आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। क्रिस सोचता है कि क्या वाकई उसने ये जुर्म किया है। नतीजन मैडॉक्स नोट करती है कि उसके पास 43 मिनट बचे हैं और उसकी पूरी ताकत का एक्सेस है। निकोल की कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करने के बाद क्रिस जेल में पैट्रिक को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि क्या निकोल मुसीबत में थी। पैट्रिक कहता है कि वो काम पर बहुत तनाव में थी क्योंकि वो केमिकल्स चुराने के लिए कोवर्कर्स की जांच कर रही थी। क्रिस को निकोल के एक साथी पर शक है लेकिन मैडॉक्स पॉइंट आउट करती है कि आसपास कोई नहीं देखा गया था। फिर क्रिस जैक को निकोल के ऑफिस भेजता है। इंतजार करते हुए वो उसके कोवर्कर्स की पहचान करने के लिए वीडियोज देखता है। हालांकि मैडॉक्स कंफर्म करती है कि उन सबके पास पक्के एलिबाई हैं। वो उसे अपने पड़ोसी का कैमरा चेक करने पर मजबूर करता है लेकिन ब्लैकआउट का मतलब है कि वीडियो अभी भी लोड हो रहा है। क्रिस उन लोगों की फुटेज मांगता है जो कार से पार्टी में आए थे और नोटिस करता है कि रॉब की कार में 3 और सवारियां थी। क्रिस अपनी सवारियों के बारे में पूछने के लिए रॉब को कॉल करता है। रॉब लोगों के नाम बताता है, ये जोड़ते हुए कि कोई भी उसके साथ नहीं गया और कल किसी ने काम से छुट्टी नहीं ली। हताश होकर क्रिस ब्रिट का कल रात का वीडियो चेक करता है और वक्त पर ध्यान देता है। ब्रिट का रोना धोना तब हुआ था जब क्रिस काम पर था, जिसका मतलब है कि वो निकोल के रोने की वजह नहीं हो सकता। चूंकि ब्रिट अब एक संभावित गवाह है, मैडॉक्स कॉल करने देती है। क्रिस ब्रिट से पूछता है कि उसने क्या सुना और वो बताती है कि उसने निकोल को रोते हुए और आसपास अजीब आवाजें सुनी। उसकी प्रोफाइल पर एक वीडियो में वो आवाजों की जांच करती दिखती है जहां क्रिस देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। वो दरवाजा आम तौर पर बंद रहता है और ब्रिट कहती है कि वो वहां नीचे नहीं गई थी। क्रिस मैडॉक्स को तस्वीर जूम करने को कहता है जिसमें एक हाथ हैंडल पकड़े हुए दिखता है। पार्टी का एक मेहमान पीछे रह गया था जो 2 दिनों से बेसमेंट में छुपा हुआ था। अनजान शख्स की पहचान करने के लिए वो निकोल के वर्कप्लेस के सर्वर्स हैक करते हैं। ईमेल स्कैन करते हुए क्रिस को पता चलता है कि 6 महीनों में 300 किलो केमिकल्स की चोरी छुपाने के लिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फर्जी बनाए गए थे। यह चुराया गया माल ड्रग्स बनाने के काम आता है जो रेड जोन्स में मशहूर है। एक अनजान ईमेल में निकोल से मिलने को कहा गया था जिससे क्रिस को उस मुलाकात की सिक्योरिटी फुटेज मिलती है। निकोल को होल्ट के साथ बहस करते देखा जाता है जो उससे पुलिस को न बुलाने और वक्त देने की भीख मांग रहा था। उसने अपनी नौकरी के खतरे की वजह से मना कर दिया जिससे होल्ट ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया। होल्ट के टेक्स्ट चेक करने पर क्रिस को जुए की लत का सबूत मिलता है।
उसके फाइनेंस की जांच से पता चलता है कि वो कर्जे में डूबा है और रॉब उसे पैसे दे रहा है। इससे क्रिस के गुनाह का स्कोर 94.7% तक गिर जाता है। फिर क्रिस रॉब को कॉल करता है, लेकिन उसके बजाय होल्ट उठाता है। वो रॉब को ढूंढ रहा है। इंतजार के दौरान मैडॉक्स मर्डर के वक्त होल्ट की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। क्रिस उसे पड़ोसी का कैमरा फिर से चेक करने को कहता है, जहां उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखती है। हालांकि फाइल अभी भी लोड हो रही है। कुछ देर बाद होल्ट फोन पर वापस आता है और कहता है कि उसे रॉब नहीं मिला। क्रिस उस पर केमिकल्स चुराने का इल्जाम लगाता है, लेकिन होल्ट दावा करता है कि चोर रॉब था। चूंकि होल्ट को लगता था कि उस पर रॉब का एहसान है, उसने निकोल के साथ मामला सुलझाने में उसकी मदद करने की कोशिश की। अब उसे ढूंढ न पाने पर वो कहता है कि एक साथी ने रॉब को ट्रक में जाते देखा। मैडॉक्स गायब गाड़ी को ट्रैक करती है और क्रिस जैक को उसे रोकने भेजता है। उसी वक्त पड़ोसी का वीडियो लोड हो जाता है, जिसमें रॉब पड़ोसी की ट्रंक से बाहर निकलता दिखता है। इससे क्रिस के गुनाह का स्कोर सिर्फ 93.4% तक गिरता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। सिर्फ 19 मिनट बचे होने पर क्रिस टीम को रॉब के हथियारों के बारे में आगाह करता है। जैक की टीम रॉब के घर को घेर लेती है और अंदर घुसती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। क्रिस ध्यान देता है कि ट्रक गायब है और समझ जाता है कि रॉब ने गाड़ी से ट्रैकर निकाल कर घर पर छोड़ दिया। मैडॉक्स ट्रक के लिए शहर स्कैन करती है, लेकिन नंबर प्लेट्स नहीं ढूंढ पाती, जिससे लगता है कि रॉब ने उन्हें निकाल दिया है। घर के अंदर पुलिस को एक फटी हुई फोटो मिलती है, जिसके फटे हुए किनारे पर एक हाथ दिखता है। रॉब अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था और चूंकि एक हैक में उसके रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए थे, डिजिटल फोटो ढूंढने में मैडॉक्स को कुछ वक्त लगेगा। गैराज में ऑफिसर्स को जले हुए सबूतों के पास केमिकल्स मिलते हैं। वहाँ केमिकल से विस्फोटक बनाने का तरीका बताने वाली एक गाइड मौजूद है। अगर रॉब ने बम बनाया है तो टारगेट ढूंढने के लिए उन्हें सुराग चाहिए। अचानक कैमरे ट्रक को डाउनटाउन की तरफ तेजी से जाते हुए देखते हैं। उसी वक्त मैडॉक्स को पुरानी फोटो का बाकी हिस्सा मिल जाता है, जिससे दूसरे लड़के की पहचान डेविड के रूप में होती है, जो मर्सी द्वारा मारा गया पहला मुजरिम था। डेविड और रॉब भाई थे, लेकिन रॉब को अकेले अडॉप्ट किया गया था और उसके नए माँ बाप ने उसका सरनेम बदल दिया था। डेविड के मरने के बाद रॉब क्रिस का दोस्त बन गया, जिसका मतलब है कि ये सब पहले से प्लान था। फिर एक ड्रोन ट्रक के करीब जाता है, यह कंफर्म करते हुए कि रॉब ड्राइव कर रहा है। वो अपने बगल में बैठे पैसेंजर से बात कर रहा है, हालांकि वो शख्स छुपा हुआ है। शक होने पर क्रिस ब्रिट को कॉल करता है, लेकिन उसके ससुर फोन उठाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिट बाहर गई है। क्रिस अपने ससुराल वालों की सिक्योरिटी फीड चेक करता है और समझ जाता है कि रॉब ने ब्रिट को किडनैप कर लिया है। ठीक तभी रॉब के गैराज में पुलिस को एक काउंटडाउन टाइमर मिलता है। वो तुरंत भागते हैं और घर के एक बड़े धमाके में उड़ने से पहले ज्यादातर बच निकलते हैं। कई एजेंट्स जल जाते हैं। गैराज वाले बम में केमिकल्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था, इसलिए मैडॉक्स नतीजा निकालती है कि ट्रक बम में बाकी केमिकल्स है। नतीजन क्रिस के गुनाह की संभावना आखिरकार गिरकर 0 हो जाती है। मैडॉक्स ट्राई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, क्योंकि वो रॉब को रोकने के लिए सिस्टम एक्सेस रखना चाहता है। हालांकि मैडॉक्स पॉइंट आउट करती है कि उसके पास सिर्फ 9 मिनट है। इससे पहले कि कुर्सी उसे मार दे, उसे परवाह नहीं, उसका ध्यान शहर को बचाने पर है। पुलिस कार्स फिलहाल ट्रक का पीछा कर रही है। वो कई रोड ब्लॉक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉब हमेशा उनसे बच निकलता है या उन्हें ठोकर मार देता है। जबकि न्यूज चैनल्स पीछा करते हुए दिखाते हैं, रॉब रफ्तार बढ़ा देता है और आम लोगों की गाड़ियों को भी टक्कर मारता है। एक पुलिस कार दुकान में जा घुसती है। जब ट्रक पुल पर पहुंचता है तो एक हेलीकॉप्टर एक एजेंट को उतारने की कोशिश करता है और भी पुलिस कार्स रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब तेज रफ्तार में उन्हें तोड़ते हुए निकल जाता है। जैक को मजबूरन अपनी टीम को रॉब को मारने का ऑर्डर देना पड़ता है। विस्फोटक ले जा रही एक ड्रोन कार भेजी जाती है, जो फिसलते हुए ट्रक के नीचे चली जाती है। अफसोस सिग्नल चला जाता है और वो फटने में नाकाम रहती है। सिर्फ 4 मिनट बचे होने पर मैडॉक्स इलाके के लिए इवैक्यूएशन वार्निंग जारी करती है। क्रिस जैक को ट्रक के आगे उड़ने का ऑर्डर देता है और ब्रिट को मदद की भीख मांगते हुए देखता है जब वो रॉब से बात करने की कोशिश करता है। गुस्से में रॉब चिल्लाता है कि डेविड बेगुनाह था, जिस वजह से जैक गोली चला देती है। इससे उसका बाइक पर से कंट्रोल छूट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। फिर ट्रक सीधा कोर्ट हाउस में जा घुसता है। उसी वक्त कुर्सी अपना किलिंग मोड शुरू कर देती है। ब्लैकआउट की वजह से मैडॉक्स जम जाती है, जिससे सिस्टम बैकअप पावर पर चला जाता है। लॉबी के अंदर रॉब ब्रिट को ढाल की तरह यूज करता है और उन गार्ड्स को गोली मारता है जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड बचे होने पर कुर्सी एक्टिवेट होने लगती है और क्रिस मदद के लिए चिल्लाता है। खुशकिस्मती से मैडॉक्स रीस्टार्ट होती है और आखिरी सेकंड में सजा रोक देती है। फिर क्रिस एक मरे हुए गार्ड से वेस्ट उठा लेता है। वो मैडॉक्स को डेविड की फाइल्स निकालने को कहता है और रॉब को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉब डेटोनेटर निकाल लेता है। इससे पहले कि वो उसे दबा सके, मैडॉक्स स्क्रीन पर आती है और उसे अपने भाई का नाम साफ करने का मौका देती है। रॉब जिद करता है कि मर्डर के वक्त वो डेविड से बात कर रहा था, लेकिन मैडॉक्स
बताती है कि बॉडी के पास डेविड का कोई फोन नहीं मिला। जब रॉब मैडॉक्स से बहस कर रहा होता है, ब्रिट भागने के लिए उसके हाथ पर काट लेती है। क्रिस तुरंत रॉब को दबोच लेता है और वो रिमोट के लिए लड़ते हैं। क्रिस डिवाइस बंद करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लात मारकर रॉब के हाथ से बंदूक गिरा देता है। वो बंदूक उठाता है और रॉब पर तान देता है क्योंकि वो निकोल का बदला लेना चाहता है। ब्रिट उससे रुकने की भीख मांगती है। जब क्रिस हिचकिचाता है, रॉब जिद करता है कि वो पूरे वक्त डेविड के साथ कॉल पर था। अचानक जैक उसे गोली मार देती है, जिससे क्रिस को उसे दोबारा गोली चलाने से रोकना पड़ता है। रॉब कहता है कि उसने स्टेशन पर एक महिला ऑफिसर से बात की थी जिसने डेविड के लॉग्स चेक करने का वादा किया था, इसलिए जिस शख्स ने डेविड को गिरफ्तार किया उसे सच पता था। मैडॉक्स रिकॉर्ड्स चेक करती है और कंफर्म करती है कि किसी ने रॉब की हिस्ट्री चेक की थी ताकि डेविड के साथ कॉल ढूंढ सके। क्रिस को याद आता है कि जैक ने डेविड को अरेस्ट किया था और वो सच मांगता है। जैक चुप रहती है, लेकिन मैडॉक्स अब उसके पुराने कामों की जांच कर रही है। फोन एविडेंस लॉकर में था, लेकिन जैक ने उसे लिया और नदी में फेंक दिया। फिर जैक कबूलती है कि उसने मर्सी के असर को जनता के सामने साबित करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया। क्रिस बचे हुए ऑफिसर्स को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। बाद में क्रिस ब्रिट के पास जाने के लिए दौड़ता है। मैडॉक्स को एहसास होता है कि उसने एक बेगुनाह इंसान को मारा और अपने कामों पर सवाल उठाती है। क्रिस कहता है कि इंसानों की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गलतियां कर सकती है और उसे उनसे सीखने की जरूरत है। Please like and subscribe.